तीसरा आधार या तीसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है, हम देखते हैं अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन। जब भी अभी हमने अतिरेक की बात की थी, है ना, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम चावल को क्या करेंगे, हमारे घरेलू बाज़ार में जितनी खपत होगी, जितनी आवश्यकता होगी, उतना चावल जो है वो हम अपने पास रखेंगे और किसी दूसरे देश में जहाँ पर चावल का प्रोडक्शन कम होता है लेकिन डिमांड उनकी ज़्यादा है, मांग अधिक है, जिससे उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हमारा जो अतिरेक है, मतलब हमारा जो अतिरिक्त उत्पादन है, वो हम क्या करेंगे, उन देशों को करेंगे, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ऐसा हर संसाधन के साथ हो सकता है या हर उत्पाद के साथ यही स्थिति होगी कि किसी भी देश में किसी वस्तु या पदार्थ का अधिक उत्पादन है जो उनके घरेलू मांग से अधिक हो रहा है, तो वो उस अतिरेक वस्तु या उत्पाद को दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं उत्पादों में भिन्नता। उत्पाद में भिन्नता, मैं फिर से वही बात करूंगी कि भाई हमारे पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह हमको संसाधन जो है वो अलग अलग मिलते हैं। हर प्रकार के संसाधन हर जगह हमको उपलब्ध नहीं होते। तो जब उत्पाद में भिन्नता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि भाई चीन में जो प्रोडक्शन होता है वहाँ फेमस है चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, है ना। तो अगर हमारे यहाँ डिमांड है, हमारे घरेलू मांग है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो आयात करेंगे। और अभी हमने बात की कि कहीं की कालीन जो है वो प्रसिद्ध है, कहीं की बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, कहीं की कोसे की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो वो उत्पाद या वो प्रोडक्ट जो है वो हम ये कहेंगे उसका स्पेशलाइजेशन है या विशेषीकरण है। वो प्रोडक्ट जो है वो वहीं पर ही मतलब हम ये बोलेंगे कि उसका जो उत्पादन है या उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो प्रोडक्ट जो है वो वहीं पर ही अच्छी मिलेगी। तो हम क्या करना चाहेंगे कि उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ उस क्वालिटी को लेने के लिए दूसरे देश से वो उत्पाद जो है वो हम अपने देश में मंगाएंगे। तो उत्पाद में भिन्नता जो है वो व्यापार का एक प्रमुख आधार है, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रोडक्शन के कारण उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक विकास में भिन्नता। तो आर्थिक विकास में भी भिन्नता होती है। जैसे अभी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, कोई देश जो है वो विकसित देश है, कोई विकासशील देश है। तो हम क्या करेंगे, विकासशील जो देश होंगे वहाँ पर विकासशील देशों में जो खाद्यान्न उत्पादन है ये प्रोडक्शन अधिक होता है। साथ ही जो कच्चे माल, मतलब हम अयस्क की बात करें, ऊर्जा के रूप में कोयले की बात करें, इन सब का जो उत्पादन है वो अधिक होता है। उसके बाद ये उन देशों को निर्यात किया जाता है, जैसे विकसित जो देश होते हैं वहाँ पर चूँकि औद्योगिकरण अधिक होता है, इसलिए ये पिछड़े देशों से या विकासशील हम ये कहें कि जो आर्थिक विकास से के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए राष्ट्र हैं या देश हैं, वहाँ से ये कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का अपने देश में आयात करते हैं और उन देशों को अपने यहाँ जो तैयार माल है, निर्मित माल है, निर्मित जो प्रोडक्ट होता है, उसे उन देशों को निर्यात करते हैं। तो आर्थिक विकास में भिन्नता के कारण भी व्यापार जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो गति पकड़ता है या उसमें विकास की स्थिति को हम देखते हैं। अब हम ये देखते हैं जनसंख्या वितरण की भिन्नता, इसका नेक्स्ट जो है वो आधार है। जनसंख्या वितरण भी हमको अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। कहीं पर मतलब इसका वितरण जो है वो हमको हर जगह असमान मिलता है। कहीं पर हमको पॉपुलेशन अधिक मिल रही है, कहीं पर इसकी जनसंख्या की जो मात्रा है वो कम है। तो क्या होगा, जहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी तो भाई जहाँ अधिक जनसंख्या है वहाँ का बाज़ार भी बड़ा होगा। बाज़ार बड़ा होगा मतलब डिमांड वहाँ की बड़ी होगी, अधिक मात्रा में वस्तुओं की डिमांड की जाएगी, मांग होगी। तो अगर उस देश में वो
वहाँ की मांग के अनुरूप वहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाएगा, वो दूसरे देशों से उन वस्तुओं का, उन उत्पादों का आयात करेगा, क्योंकि उसे अपनी घरेलू मांग की पूर्ति करनी है। अपने जनसंख्या की जो डिमांड है जिस वस्तु की, उसे पूरा करना है, तो वो दूसरे देशों से आयात करेगा। लेकिन जनसंख्या का आकार बढ़ा है, बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या किसी देश में निवास कर रही है और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है उस देश का प्रोडक्शन है, उसका उस देश में उत्पादन उस वस्तु का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर आंतरिक व्यापार ही जो है वो अधिक होगा। फिर विदेशी व्यापार की स्थिति वहाँ पर नहीं मिलेगी। कि क्या होगा भाई, वो जो देश है वो पहले अपने जगह में रह रहे या अपने देश के जो निवासी हैं उनकी डिमांड को पूरा करेगा। बाहर तो वो निर्यात नहीं कर सकता, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वो प्रोडक्शन जो है वो उस देश में हो रहा है, ना उस देश की जो सरकार है वो करने देगी। क्योंकि अगर उसे भेज दिया और बाहर से उसे अधिक कास्ट में या लागत में आयात करना पड़ेगा, तो उस वस्तु या उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो किसी भी देश की जो सरकार है वो करने भी नहीं देगी। तो अगर जनसंख्या अधिक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जनसंख्या अधिक है और डिमांड के अकॉर्डिंग उस देश में ही उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर आंतरिक जो व्यापार है, देश के अंदर होने वाला जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा। और अगर वो अतिरेक में हो रहा है या उसकी जो है कमी हो रही है, तो उससे विदेशी व्यापार को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उस उत्पाद को देश से बाहर से या तो मंगाना पड़ेगा या फिर अतिरेक है तो उसे वो भेजेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं पर कम जनसंख्या है और एक्सेस में वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जनसंख्या की मांग की पूर्ति तो होगी, जितनी डिमांड थी घरेलू बाजार में वो पूर्ति करके जितना जो अतिरेक उत्पादन है, अतिरिक्त उत्पादन है, उसे हम दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विदेशी पूंजी निवेश। ये भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार है। हम ये देखते हैं जो विकासशील देश होते हैं या पिछड़े देश होते हैं, हाँ, उनके पास चूँकि उतनी पूंजी नहीं होती है, यदि उनको अपने औद्योगिकरण को, उद्योगों को बढ़ावा देना है, किस चीज़ में भाई व्यापार करना है, किसी भी उद्योग की स्थापना करनी है, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। लेकिन अगर किसी पिछड़े राष्ट्र या विकासशील देश के पास उतनी पूंजी नहीं है, तो भाई ये तो मौका मिल जाता है विकसित राष्ट्रों को, और वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप ये उद्योग लगाइए, हम अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी, या हम ये कह सकते हैं कि कर्ज के रूप में वो उन्हें क्या देते हैं, पैसा देते हैं या पूंजी उपलब्ध कराते हैं। तो अगर ये सुविधा मिल गई कि हमको कहीं से पैसा मिल रहा है और हम अपने यहाँ इस उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, इस उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, तो इससे फिर क्या होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि फिर उस चीज़ का, उस वस्तु का प्रोडक्शन या उत्पादन होने लगता है। तो विदेशी पूंजी निवेश जो है वो भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण जो है आधार है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, उन्नत परिवहन साधन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्राचीन समय में जो परिवहन के साधन थे वो एक बाधा के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि तब उतना विकास नहीं था परिवहन के साधनों का। हम लंबी दूरी तक यात्रा करके नहीं जा सकते थे, उससे हमारे समय और हमारा जो समय है और पैसा दोनों बहुत खर्च होता था, जो कुछ साधन मौजूद भी थे तो। लेकिन वर्तमान समय में हम ये कहें कि ये इसके लिए एक रास्ता बना रहे हैं या व्यापार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं वर्तमान समय में जो परिवहन के साधन हैं वो। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि हमें अपनी किसी भी कीमती चीज़ को या जल्दी ख़राब होने वाली जो वस्तुएं या पदार्थ हैं उन्हें हमें दूसरे जगह को भेजना है या निर्यात करना है, तो उसके लिए हमारे पास अभी जो विकसित
परिवहन के साधन, उन्नतशील जो परिवहन के साधन हैं, चाहे हम वायु मार्ग की बात करें या हम जल मार्ग की बात करें, है ना, तो उन्नत तकनीकों के साथ ये परिवहन के साधन हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, जो हमारे व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब हम फिर देते हैं सरकार की व्यापार नीति। तो सरकार की व्यापार नीति भी जो है वो क्या करती है, व्यापार का एक प्रमुख आधार है। जैसे कि अगर किसी देश की गवर्नमेंट को किसी वस्तु के निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है ना, तो वो क्या करेगी, अपनी उदारवादी नीति अपनाती है। मतलब उसमें जो निर्यात किया जाने वाला जो पदार्थ है उसमें टैक्स को घटा देती है या बहुत कम कर देती है, या टैक्स को बिल्कुल हटा देती है। कर नहीं लगाएगी, या लगाएगी भी तो बहुत कम कर लगाती है या टैक्स लगाती है। तो उससे फिर क्या है, निर्यात को जो है वो प्रोत्साहन मिलता है ना। अगर उसे किसी वस्तु या पदार्थ के आयात को अपने यहाँ अपने देश में उसके आयात को कम करना है ना, या बंद करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस प्रोडक्ट में या उत्पाद में बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगा देती है, कर लगा देती है। तो बहुत ज़्यादा टैक्स या कर लगाने से फिर वो जो आयात की जाने वाली वस्तु है वो क्या हो गई, बहुत महंगी हो गई। तो फिर उसका बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर जो है वो आयात किया जाएगा। तो सरकार की जो व्यापार नीति है वो भी बहुत हद तक व्यापार का आधार है या व्यापार को प्रभावित करती है। फिर हम देखते हैं राजनैतिक संबंध। राजनैतिक संबंध भी जो है वो प्रभावित करते हैं या आधार है व्यापार का, क्योंकि जिन देशों के मध्य संबंध अच्छे होते हैं या राष्ट्र को लगता है कि हमें इन देशों से व्यापार को बढ़ाना है, जिससे हमारे आपसी जो सहयोग है या आपसी जो समझ है वो बढ़ेगी, तो उनके बीच में जो है वो अपने व्यापार को बढ़ावा देती है। जैसे हम यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपियन देश के बीच में जो है उसको हम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर राजनैतिक संबंध इनके बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण इनके बीच में व्यापार की स्थिति जो है वो अच्छी है। हम अपने भारत पे ले लेते हैं, जैसे चाइना हो गया, है ना। तो चीन क्या करता है, अपने यहाँ बहुत कम लागत पे वस्तुओं का उत्पादन करेगा और हमारे बाज़ार में उसको निर्यात करता है। तो यहाँ के लोगों को क्या लगता है कि भाई जो सस्ता माल है ना, कोई भी हम क्या करेंगे, हमेशा हम अपना फ़ायदा देखते हैं। तो सस्ती चीज़ देखकर हम उससे प्रलोभन में आ जाते हैं और अपने यहाँ जो उत्पादित है, चूँकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो थोड़ी महंगी है, तो हम क्या करते हैं, सस्ती चीज़ को ले लेते हैं, भले ही वो जल्दी ख़राब हो जाए, है ना। तो चाइना ने बहुत सारी, यदि हम देखें इंटरनेट के इसमें ऐप की हम बात करें, है ना, तो ये सबको एक बहुत बड़ा बाज़ार जो है पूरे विश्व में वो बिछाकर रखा हुआ है। और उसके संबंध भी बहुत से देशों से बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना। तो जब भी हमें कभी लगता है कि हमारी जो स्थिति है या हमारा जो राजनीतिक संबंध है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा है, तो उससे हमारा व्यापार जो है वो प्रभावित होता है। हम कुछ वस्तुओं का व्यापार जो है उन देशों से बैन लगा देते हैं या कम कर देते हैं, उन्हें बेचना या उन देशों से उसे आयात करना ये हम बंद कर देते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हमें संबंध अच्छे स्थापित करने हैं या अच्छे संबंध हैं, तो हम क्या करेंगे कि अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं, आयात और निर्यात को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण वहाँ उन देशों से हमारे और अच्छे संबंध जो है वो स्थापित हो सकें। अब हम बात करते हैं देश की जो स्थिति है वो भी बहुत हद तक व्यापार को प्रभावित करती है ना। तो जैसे यदि हम देखें ब्रिटेन जो है वो सभी तरफ से विश्व के जो अन्य जो भी देश हैं उनसे जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो
जो परिवहन के साधन से बहुत अच्छी तरह से उसका जुड़ाव है, जो देश उसकी स्थिति अच्छी है, चाहे हम जलवायु की भी बात करें तो वहाँ पर होने वाले प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें और परिवहन के साधन से उनकी कनेक्टिविटी जुड़ाव के कारण अन्य सभी देशों से व्यापार जो है बहुत अच्छा होता है। अगर हम देखें कि वो उतना जो रेल मार्ग या हम वायु मार्ग या जल मार्ग से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है अगर किसी देश की, तो फिर वो व्यापार कैसे कर पाएगा दूसरे देशों से, है ना। तो देश की स्थिति भी जो है वो प्रभावित करती है व्यापार को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जन रुचि। जन रुचि मतलब लोगों की रुचि। लोगों की रुचि भी किसी देश के व्यापार को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है। मतलब लोगों की जो पसंद की वस्तुएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, डिमांड है उनकी, तो वो क्या करेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ना, क्योंकि वो दूसरे देशों से उस वस्तुओं को मंगाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, ब्रिटेन में लोग जो हैं, है ना, वो चाय ज़्यादा पीते हैं, या हम यूएसए की बात करें तो वहाँ कॉफ़ी अधिक पी जाती है, कॉफ़ी को पसंद किया जाता है। तो ब्रिटेन में जो है वो चाय का आयात किया जाएगा और यूएसए की हम बात करेंगे तो वहाँ कहवा या कॉफ़ी का आयात किया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादों की गुणवत्ता, है ना। उत्पादों की गुणवत्ता भी बहुत हद तक व्यापार को प्रभावित करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि किसी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग या हम वहाँ की भूगर्भिक संरचना के अनुसार किसी पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर अधिक होता है, क्योंकि उसकी जलवायु जो है वो उसके अनुकूल है। अभी मैं फिर से लेती हूँ, जैसे हमारे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कोसे का उत्पादन जो है वो अच्छा होता है, उत्पादन भी होता है और उसकी क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है ना। तो ये कोसा जो है चूँकि इसकी क्वालिटी में ये बेस्ट है, तो ये दूसरे देशों को क्या किया जाएगा, दूसरे देशों से इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका आयात किया जाएगा, है ना। तो क्वालिटी वाइज भी फ़र्क पड़ता है। हम देखते हैं कि जैसे हम अपने छत्तीसगढ़ में ही बात करें तो भाई पेंड्रा रोड का जो चावल है विष्णु भोग वो फेमस है ना, क्योंकि वहाँ पर की वो स्पेशलाइजेशन है उसका, वो विशेषीकरण है, वहाँ पर विष्णु भोग चावल ही अधिक मात्रा में हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसी क्षेत्र से हमें जो चावल है वो हम विष्णु भोग चावल जो है उसका आयात करें। हमारे यहाँ भी चावल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन वो क्वालिटी जो उस क्षेत्र की है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो उत्पादों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी व्यापार को जो है प्रभावित करती है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय भी प्रभावित करता है। भाई किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो अच्छी है तो वहाँ पर आयात को भी बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वहाँ पर निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और कहीं पर किसी देश की राष्ट्रीय आय कम है, वो पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, तो इन व्यापार जो है उसको वहाँ पर अच्छी तरह से वो पनप नहीं सकता, है ना। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं युद्ध और शांति। यदि बात करें हम किसी देश में जो शांति की स्थिति है, शांतिपूर्ण माहौल है, राजनीतिक स्थिरता है अगर किसी देश में, तो वहाँ पर भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होती है तो फिर देश में शांतिपूर्ण माहौल ही नहीं है, तो फिर व्यापार का क्या फिर महत्व रह जाता है ना। फिर उस स्थिति में तो सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का ही, हथियार जो हैं उन्हीं का आयात और निर्यात किया जाएगा, बाकी वस्तुओं का प्रोडक्शन भी ठप पड़ जाएगा और आयात निर्यात की तो बात ही नहीं है। तो इसी प्रकार युद्ध और शांति की जो स्थिति है वो भी व्यापार को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो ये कुछ हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, या हम कहें कि जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छी तरह से विकास करता है या पिछड़ जाता है। अब हम बात करते हैं व्यापार से होने वाले लाभ
और हानियाँ।